हम लोग क्या करते, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ध्यान ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET पैरामेडिकल वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में तो करीबी बच्चे आके पढ़ते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलीगढ़ से बाहर हिंदुस्तान के किसी भी कोने से या हिंदुस्तान के बाहर के बच्चे भी अलीगढ़ के एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर से अपने किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे ऑनलाइन चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे टीचर, अलीगढ़ के क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इनसे आप फ़ायदा उठाएं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11 इक्विलिब्रियम, बहुत सारे टॉपिक्स किया था, कुछ प्रॉब्लम भी किया था। आगे जो टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। क्या होता है कि जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा लिखने का तरीका है जब इक्विलिब्रियम होता है तो। लेकिन इक्विलिब्रियम के कुछ कंडीशंस हैं, वो उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। जैसे कि कोई भी इक्विलिब्रियम के का वैल्यू जो है वो एक गिवन टेम्परेचर पे वो वैल्यू होता है। अगर टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बदलते रहता है या बदल जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हम लोग जो कंसंट्रेशन लेते हैं और या जो कंसंट्रेशन पे रिएक्ट हो रहा है अभी, अगर हम लोग उसका नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं घटाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कितना इफेक्ट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ा दे हम लोग तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कितना चेंज आता है, बढ़ा दे या घटा दे तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हम टॉपिक करने जा रहे हैं आज। यहाँ से शुरू क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड केमिकल इक्वेशन, ये हम लोग हेडिंग डाला है। क्या देखते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आता है। उसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे बताया क्या कि हाइड्रोजन जो है गैस के फॉर्म में होता है और ये आयोडीन भी गैस मॉलिक्यूल होता है। जब ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो ये इक्विलिब्रियम आता है। ये 717 केल्विन टेम्परेचर पे जब इक्विलिब्रियम आता है तो उस वक्त जो प्रोडक्ट बनता है ट्वाइस हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है गैस। और इस वक्त जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, जितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है इक्विलिब्रियम के टाइम पे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हम लोग ये के को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तो हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड गैस रेज टू द पावर 2 अपॉन हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, फिर आयोडीन गैस। तो जिस वक्त इक्विलिब्रियम आता है उस वक्त प्रोडक्ट का कुछ कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है इस टेम्परेचर पे 717 केल्विन पे। उसके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिख के सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो के का वैल्यू आता है वो 49 आता है। यहाँ पे इस वाले टेम्परेचर पे जो के का वैल्यू आता है 49 आता है। कितनी बात सुन में। इसी रिएक्शन को अगर हम लोग कंसंट्रेशन को बदल दें, ठीक है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस रिएक्ट करता है 717 केल्विन, टेम्परेचर भी सेम रखा है, तो ट्वाइस हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन जाता है ये। लेकिन अगर इसका कंसंट्रेशन को बदल देते हैं, जैसे कि इसको हाफ कर देते हैं, इसको भी हाफ कर देते हैं, तो इसका हाफ करेंगे तो ये कैंसिल होकर ये बच जाएगा।
सेम टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन क्या कर दिया हम लोगों ने, हाफ कर दिया। ठीक, अब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, के सी निकालेंगे, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है ना ऊपर की तरफ लिखते हैं और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हाफ है, यहाँ पे हाफ का पावर लगा देंगे। ये आयोडीन है गैस, इस पे भी हाफ का पावर लगा देंगे। यहाँ पे 1 का पावर है, ये 1 है क्योंकि कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। अब यहाँ पे k का वैल्यू कितना होगा, मान लो हम लोग K1 इसका नाम रख दिया है, K1 फर्स्ट वाला जो रिएक्शन लिया है वो K1 है। अब ये K जो है K2 ले लेते हैं, इसको K2 ले लेते हैं, तो इसका क्या रिलेशन होगा इस K के रेस्पेक्ट में। अगर हम लोग इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि इसमें सभी का कंसंट्रेशन हाफ हो गया है। अगर मैं इधर स्क्वायर कर दूं तो इधर भी स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, इधर मैं स्क्वायर कर दूं तो इधर भी स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्क्वायरिंग करेंगे तो यह K2 स्क्वायर आ जाएगा, ये इज इक्वल टू, यहाँ पे जो पावर 1 था ये हाइड्रोजन आयोडाइड का जो गैस था, इस पे पावर 2 आ जाएगा स्क्वायर कर रहे तो, और इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन आ जाएगा और ये आयोडीन आ जाएगा, इसका भी पावर हाफ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। अब क्या देख रहे हैं कि ये जो है फिर इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, K1 के बराबर हो गया। तो ये जो था हमारा, इसको हटा के हम लोग K1 लिख सकते हैं। ठीक है, K2 स्क्वायर जो है K1 के बराबर है, यानी K2 स्क्वायर जो है, ये K2 स्क्वायर जो है K1 के रूट के बराबर हो गया। इस पे स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर उधर शिफ्ट कर दिया। और अब इसका जो वैल्यू K1 का जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे 49 था, 49 डाला, रूट लिया तो ये 7 आ गया। क्या समझ में आया, K2 का जो वैल्यू है वो 7 आ गया। कितनी बात समझ में आई। ऐसे ही हम लोग एक और कर देते हैं, अगर कंसंट्रेशन को इसका डबल कर दे, जैसे ये नॉर्मल था हमारा स्टैंडर्ड का 111 था, अगर मैं 2 कर दूं इसका, ये कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूं, ये मैं मिटा दूं, ये समझ में आ गया ये। ठीक है, इसमें जो है ना कंसंट्रेशन जो लिया गया था नंबर ऑफ मोल वो हाफ कर दिया था, तो K2 का जो वैल्यू आया K1 के कंपेयर में रूट में आया है, यानी जो यहाँ पे वैल्यू था नंबर ऑफ मोल वो K पे वो रूट पावर के फॉर्म में आ गया, पावर के फॉर्म में आ गया वो। ठीक है ना, यानी जितना यहाँ कोफिशिएंट दिया था हम लोगों ने नया, उतना वो पावर हो गया। पहले ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे वो पावर आ गया, यहाँ 1/2 था तो वहाँ K1 पे 1/2 का पावर आ गया, यानी स्क्वायर रूट हो गया। अगर मैं इसका डबल कर दूं कंसंट्रेशन तो क्या होगा, इसको मैं मिटाता हूँ, इसको डबल करके दिखाता हूँ। अब हम लोग इसका कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन था, गैस के फॉर्म में है, ये आयोडीन गैस के फॉर्म में है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये टेम्परेचर 717 केल्विन रख लिया, और ये हमारा बन जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। और ये तो हमारा 2 था, ये जो नॉर्मल हमारा ये वाला था ये। ठीक है, ये हमने दोबारा से लिखा है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि 2 यानी कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं, यानी 1 मोल था इसका, तो इसको हम लोग डबल कर देते हैं। तो यहाँ 2 से ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही तो होगा, डबल कर दिया कंसंट्रेशन को। अब हम लोग लिखते हैं इसका K3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन थर्ड कंडीशन। तो क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेंगे हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका कंसंट्रेशन लेंगे ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन गैस के फॉर्म में ले लिया ये, और आयोडीन ये भी गैस में ले लिया, और इसका जो कोफिशिएंट था ये पावर में हो जाएगा ये, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक, ये इसके हिसाब से ये लिख देंगे। अगर हम लोग इस वाले को इस तरह से अरेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ये देखिए, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस था, ये स्क्वायर था, ये इसको 4 पावर था ना, हमने 2 × 2 कर देंगे।
हाइड्रोजन गैस, ये इसका कंसंट्रेशन, आयोडीन गैस ये इसका कंसंट्रेशन, इसको होल हम स्क्वायर कर लेते हैं, पूरे पे स्क्वायर डाल देते हैं, ये हम पूरे पे स्क्वायर डाल देते हैं ये, ठीक। जैसे ये हमारा हाइड्रोजन आयोडीन का स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया, ये हमारा हाइड्रोजन था, ये नीचे हाइड्रोजन ले लिया, ये आयोडीन ले लिया और इसका स्क्वायर करते, ये सबके लिए स्क्वायर होगा, जब इस पर स्क्वायर करते ये 4 हो जाएगा, ये इसका भी स्क्वायर होगा 2 हो जाएगा, इस पर 2 होगा तो इसके बराबर हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसका, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो K1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे K1, इसको पूरे को इस पे स्क्वायर करते स्क्वायर लिख दिया, यानी जितने से हम लोग इधर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था उतना ही का K पे पावर आ गया, तो K3 जो हो जाएगा हमारा K1 का स्क्वायर हो जाएगा, K3 K1 का स्क्वायर हो जाएगा। कितनी बात सुनिए, K1 का वैल्यू कितना दे रखा हमारा, ये दे रखा है 49, ये 49 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2401, इतना K3 का वैल्यू हो जाएगा। कितनी बात सुनिए, यानी क्या बताएं यहाँ से कि जब भी कोई इक्विलिब्रियम रहता है, कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, प्रोडक्ट बनता है, उसका इक्विलिब्रियम आता है गिवन टेम्परेचर पे, और जब इक्विलिब्रियम लिख देते हैं हम लोग तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है उसको डाल के सिंप्लीफाई करते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आ जाता है। अब अगर हम उसका कोफिशिएंट यानी कंसंट्रेशन को बदलते हैं तो जितना कंसंट्रेशन को बदल रहे हैं, यानी उसको हाफ कर रहे हैं या 1/3 कर रहे हैं या 1/4 कर रहे हैं या डबल कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं, वो जो स्टैंडर्ड हमारा जो इक्वेशन था उस इक्वेशन का जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसका उतना ही पावर हो जाता है जितने से हम लोगों ने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया है। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 जो है इनिशियल होगा उतना ही का उस पर पावर आ जाएगा। जैसे मैंने पहले हाफ किया था तो K1 पे हाफ का पावर हो गया था, अभी हम लोगों ने पहले वाला में किया था, अब यहाँ पे डबल किया तो K1 पे स्क्वायर हो गया, डबल मतलब स्क्वायर हो गया, तो K3 जो जैसे था ये हमारा K3 जो था K1 का ये स्क्वायर हो गया इस तरह से। तो ये एक दे रखा, मैं इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, ये जो अभी हम लोगों ने किया है इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूँ कि कोफिशिएंट चेंज करते हैं तो K पे क्या इफेक्ट होता है, K क्या वैल्यू कैसे चेंज होता है, इफेक्ट मतलब कैसे वैल्यू K का चेंज होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ, इसको आप भी नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिख दिया, व्हेन द इक्वेशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम का जो इक्वेशन होता है इज मल्टीप्लाइड बाय ए फैक्टर, इक्वेशन को जब एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मस्ट बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मस्ट बी रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द फैक्टर, जितना फैक्टर से, जिस फैक्टर से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है उतना ही का उस पे वो पावर आ जाता है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पावर आता है। ठीक है, इसको हम लोग जनरल लिखें कैसे, एक इक्वेशन से मैं लिख देता हूँ जनरल। ये एक हमारा रिएक्शन दे रखा हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया था, K को लिखेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड का इस पे पावर 2 का आ जाएगा, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये आयोडीन है, ये इस तरह से ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया आप। अब अगर एक फैक्टर से इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ये इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम है, अगर हम एक फैक्टर n से मल्टीप्लाई करते हैं, n से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे भी n से मल्टीप्लाई कर दिया, n है, यहाँ भी n आ गया, सब जगह n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होगा उसका जो नया कांस्टेंट होगा हमारा, ये जैसे K1 है, ये मान लो ये 1 था ये, तो अब जो K आएगा, K2 आएगा, ये जो फैक्टर है इसका ये पावर आ जाएगा, तो K1 पे n का पावर आ जाएगा, n का पावर आ जाएगा ये। ठीक है, K2 जो होगा K1 का n का पावर हो जाएगा। ये हमारा इसका समराइज इक्वेशन है, ये समराइज इक्वेशन है, मतलब ये कि अगर K2 होगा तो K1 का n से जितने से मल्टीप्लाई किया उतने का पावर लग जाएगा। जैसे हमने पिछले वाला भी किया था, 1/2 से पहले मल्टीप्लाई किया तो इस पे 1/2 आ गया था, रूट निकाल दिया था। ठीक है, और उसके बाद दोबारा तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका स्क्वायर कर दिया था। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गया इसे। मैं एक क्वेश्चन को और करके दिखाता हूँ, इसी तरह का एक एग्जाम्पल कर देता हूँ ताकि बाद में आपको पता रहे कि K का कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं जितना से भी तो कैसे चेंज होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे बोला कि एक A है, ये रिएक्ट करता है और ये रिएक्ट करने के बाद
ये हमारा इक्विलिब्रियम पे एक प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना, ए बी, और इसका के का जो वैल्यू है ये 16 है। मैं जनरल बना के दे रहा हूँ, कोई रिएक्शन नहीं है, ये जस्ट जनरल दे रहा हूँ। अगर मैं इसका वैल्यू दे रखा है ए प्लस बी, यानी ए और बी रिएक्ट करते हैं तो ए बी बनते हैं, और के का जो वैल्यू निकालते हैं वो 16 आता है, ठीक है। तो बताना है कि अगर हम इसको डबल कर दे, ट्वाइस ए कर दे, ट्वाइस बी कर दे, ठीक है, तो ये ट्वाइस ए बी आ जाएगा। फिर के का वैल्यू क्या होगा, के टू का वैल्यू, ये तो 1 ले लेते हैं, के टू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और अगर मान लो हम लोग इसको इस तरह से कर लेते हैं, 1/2 ए 1/2 बी रिएक्ट कराते हैं आधे मोल लेकर, तो ये 1/2 बन जाता इस तरह से। तो फिर K3 का वैल्यू कितना होगा, कितनी बात सुन में निकाल लेंगे आप लोग। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन में जितना पहले था K का वैल्यू दे रखा है 16 आया हुआ है, अब कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो K2 क्या होगा, जो K1 था उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे K2 कितना होगा, K1 का स्क्वायर हो जाएगा। K1 कितना है 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 256 आ जाएगा, सही है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा K3, ये देखिए हाफ कर दिया कंसंट्रेशन, तो K1 का वैल्यू तो 16 था, तो K3 जो होगा K1 पे हाफ का पावर लग जाएगा, जितने से हम लोग इधर मल्टीप्लाई किए तो उतना ही आ जाता, ऐसे ही किया था ना हम लोग। अब 16 जो था यहाँ पे K का वैल्यू तो 16 है, 16 पे 1/2 का पावर है, तो ये 4 हो जाएगा। कितनी बात समझ में, आगे चले पीछे चले हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे इसी तरह से बोला क्या कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग करने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है जो उसका कोई भी रिएक्टर रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बनाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं के का, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जब रिएक्शन रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है गिवन टेम्परेचर में, तो जो कितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का है, कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है, उसी को वैल्यू डाल के के का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अब उस वक्त जब इक्विलिब्रियम है तो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी है, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी है वो रिएक्शन स्टार्ट होके एक सर्टेन स्टेज तक जाने के बाद इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो मैं एक एक करके लिखता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ उसमें, ठीक है। ये हमारा एक स्टेटमेंट हमने लिख दिया पहले प्रॉपर्टीज के लिए। क्या लिखा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ डेफिनिट वैल्यू फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। कोई भी रिएक्शन होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है तो उसमें के का वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू होता है। द वैल्यू ऑफ equilibrium constant is independent of initial concentration of the reacting species। जो reacting species है उसका कितना concentration है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, उसका नेचर पे डिपेंड करता। वो नेचर रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम के टाइम पे, और वो इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाता है, ठीक है। तो कितना रिएक्टेंट लिया गया, कितना प्रोडक्ट लिया गया, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले रिएक्टिंग स्पीसीज का नेचर मैटर करता है कि वो रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, कितना बनाएगा प्रोडक्ट। तो जो एक रिएक्टिंग स्पीसीज है, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, इक्विलिब्रियम जब आता है तो के का वैल्यू उस टेम्परेचर उतना ही रहता है। तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिखा है, जैसे आयरन है, ये आयनिक फॉर्म में है, सल्फर साइनाइड है, इन दोनों को रिएक्ट करते हैं, फेरस सल्फसाइनेट आ जाता है ये, और 298 केल्विन पे आ जाता है ये। इसका अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर लिख दिया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे लिख दिया। इक्विलिब्रियम के टाइम पे जितना इनका कंसंट्रेशन होता है वो यहाँ लिखते हैं, जो रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन वो यहाँ लिखते हैं, जो बचा हुआ है क्योंकि रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बना दिया,
जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिया वो तो प्रोडक्ट के साइड में चलेगा, लेकिन जो बचा हुआ रिएक्टिंग स्पीसीज है इक्विलिब्रियम के टाइम पे उनको लिया गया है, ये बचा हुआ, और उनको फिर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमें आया 138.0, ये हमारा के का वैल्यू आ गया। अब क्या बताया कि जब भी कभी इस टेम्परेचर पे इस तरह का रिएक्शन कराएंगे इस कंसंट्रेशन को लेकर, ठीक है, तो के का वैल्यू हमेशा तो नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर आप रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, ठीक है ना, रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन को, तो प्रोडक्ट उतना ही बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट उतना ही बढ़ जाएगा। जैसे मान लो हम लोग ने इधर से हम खाली रिएक्टिंग स्पीसीज का हम लोग बता क्या, ये इट डज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। यानी रिएक्टिंग स्पीसीज को अगर हम लोग बढ़ा दें, जैसे मान लो इसको हमने 2 कर दिया, रिएक्टिंग को 2 कर दिया, तो प्रोडक्ट भी 2 बन जाएगा, ठीक है। और फिर जब इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो के का वैल्यू फिर यही आ जाएगा हमारा। कुछ बात समझ में आई? के, ये तो हमारा पहला प्रॉपर्टीज हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वो करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट दे रखा, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है गिवन टेम्परेचर पे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे लिखते हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है। अब क्या होता है, एक चीज़ ये भी है कि टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है रिएक्शन पे, क्योंकि जब भी कभी कोई रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि अगर मान लो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, और अगर ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्या इंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए, इंडोथर्मिक प्रोसेस है ये, तो जो प्रोडक्ट बनने के बाद टूटेगा वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या, जब फॉरवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक था तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। मान लो एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, A प्लस बी, ये ए बी से रिएक्ट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम आता है और ये एक प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है ना, फॉरवर्ड है ये, और ये बैकवर्ड रिएक्शन है हमारा, ठीक है ना, ठीक है। तो हम क्या बताया था कि ये ए एंड बी है, रिएक्ट करता है, ए बी प्रोडक्ट बनाता है। अगर मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन, मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है, क्या है ये, इंडोथर्मिक, ठीक है, इंडोथर्मिक है, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखा गया है कि अगर एक रिएक्शन जो है इंडोथर्मिक है तो दूसरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, या ऐसा हो सकता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो ये इंडोथर्मिक होगा, होगा दोनों। लेकिन ये अगर हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, या फिर वाइस वर्सा होगा। अगर मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बैकवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा। तो क्या देखा गया कि अगर मान लो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और ये कंडीशन रखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये कंडीशन रखते हैं, और हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है ना, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो है इसको फेवर करेगा। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर होगा, यानी कि एंडोथर्मिक को तो हीट चाहिए रिएक्शन को रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इसमें जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगेगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये पीछ बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन के एक्सोथर्मिक होने की वजह से उसका रिवर्स इफेक्ट होगा। क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्ट जो ना डिसोसिएट होकर रिएक्टेंट नहीं बनेगा, अब ये उस रेट से नहीं बनेगा जिस रेट से पहले बन रहा था टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो तेजी से, यानी कि और रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनने लगेगा। जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया था अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मान लो जितना रिएक्टेंट पहले बचा हुआ था आधा, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि एक मोल लिया था ए एंड बी और एक मोल बन गया प्रोडक्ट,
लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया, आधे 1 मोल प्रोडक्ट बन गया, लेकिन जब प्रोडक्ट बना था तो आधा ए का और आधे बी का रिएक्ट करके 1 मोल प्रोडक्ट का बना था, आधे आधे। अब इक्विलिब्रियम आ गया था। और अब फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो जो था आधे आधे जो बचे थे उसमें से और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी पता चला कि 70% रिएक्टर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिया। पहले जहाँ 50% रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता था, अब वो 70% रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिया, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट टूट के वापस आके रिएक्टेंट की तरफ आना चाहेगा तो कम आएगा पहले के मुकाबले में। ठीक है, पहले के मुकाबले में कम आएगा। तो पहले जहाँ पे इक्विलिब्रियम था, अब वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। कितनी बात समझ में आई? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा अगर ये हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया तो। लेकिन मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक। अब हम लोग दूसरा कंडीशन लेते हैं। अगर हम लोग एक्सो ले लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा इंडो। ठीक है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सोथर्मिक नेचर का अगर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सोथर्मिक नेचर है यानी कि हीट रिलीज करता है, और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो अब क्या होगा, रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से हीट रिलीज कर रहा था और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा कि अब रिएक्टेंट ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, पीछे चला आएगा। यानी जितना पहले रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया था, अब वो रिएक्टेंट पीछे की तरफ, यानी 50%, अगर मान लो 50% रिएक्ट करके आगे बढ़ा गया था, इक्विलिब्रियम आ गया था, तो अब 40% पे ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। रिएक्टेंट 40% ही कन्वर्ट होगा फिर प्रोडक्ट्स में। कुछ बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक्सोथर्मिक है ये, तो ये तो खुद ही हीट रिलीज करना चाह रहा है, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, हीट रिलीज कर रहा है, और हम बाहर से हीट बढ़ा रहे हैं, तो उल्टा हो गया, तो वो फेवर नहीं करेगा। तो ये रिएक्टेंट जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है वो अनफेवरेबल हो जाएगा, वो रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, तो कम रिएक्टेंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट वाला जो है ये इंडो हो गया है, तो प्रोडक्ट जो पहले पीछे आता था अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट पीछे आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। क्योंकि प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन तो स्लो हो जाएगा, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा, ज़्यादा होने लगेगा, तो वो पीछे की तरफ। तो क्या बताया कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब इंडोथर्मिक होता है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। लेकिन अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। ठीक, तो इस तरह का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट आता है। कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बदलते हैं तो क्या होता है, तो कुछ एग्जाम्पल दे रखा, मैं उसको लिख के दिखाता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट पे क्या इफेक्ट होता है इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के नेचर के हिसाब से। तो मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ अलग अलग, ठीक है ना। अब ये जैसे एक रिएक्शन दे रखा, नाइट्रोजन जो ना हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोगों ने किया है इसको। अब क्या दे रखा कि 298 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp प्रेशर से, पार्शियल प्रेशर का टर्म में ले रखा है, तो उसका जो 298 पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर जो दे रखा है 6.8 10⁵, ये 10⁵ है, देख रहे हैं ना। अब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका, ठीक है, तो 400 कर दिया, तो अब ये वैल्यू घट गया, 41 आ गया। और टेम्परेचर 400 के बाद 500 कर दिया, तो ये और वैल्यू घट गया, 3.6 10⁻² आ गया। तो ये वैल्यू घट रहा, टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका फॉरवर्ड रिएक्शन जो था वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है फॉरवर्ड, ये एक्सो है। कितनी बात समझ में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो 298 केल्विन पे तो इतना दे रखा था वैल्यू, और जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अब ये जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, चूँकि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक में तो ये इन्वर्स इफेक्ट करता है, रिवर्स इफेक्ट करता है, ये फेवर नहीं करता, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है। जब अनफेवरेबल हो जाता है तो के का वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट कम बनेगा, पहले जितना बनता था अब कम बनेगा, क्योंकि वो तो खुद ही हीट दे के निकलना चाह रहा था, तो वो कम हो गया। और टेम्परेचर बढ़ा दिया 500 के, तो उससे भी कम हो गया। कितनी बात सुन में। तो यहाँ पे देख रहा है टेम्परेचर को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू घट रहा है। इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है।
ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है। कितनी बात सुन में? तो इसके हिसाब से हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्ट नहीं कर पाता, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन पाता। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप क्या होगा, ये चूंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये तो खुद हीट निकाल रहा है और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम होने लगता है, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटने लगता है। जब बनेगा नहीं, जब रिएक्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम बनेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम बनेगा, और जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम बनेगा तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस तरह से लिखते हैं। तो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच जाएगा, प्रोडक्ट कम रहेगा, तो इसलिए के का वैल्यू घटेगा। कितनी बात सुन रही? ऐसी एक एग्जाम्पल और हम बताते हैं, समझ में बात आ रही है? एक एग्जाम्पल और बताते हैं। ये जैसे हम लोग दूसरा बना रहे हैं, देखिए N2O4 गैस है, इसको हम लोग हीट करते हैं तो डिसोसिएट होता है, इक्विलिब्रियम आता है, डिसोसिएट होता है, तो NO यहाँ पे 2 है, NO2 है, ये इस तरह से है, ये भी गैस है, ठीक है ना। तो क्या देखा गया, जब ये डिसोसिएट करता था 298 केल्विन टेम्परेचर पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp का वैल्यू था 0.98, ये 1 से कम है, 0.9198 1 से कम है। लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाया 400, तो अब इसका के का वैल्यू बढ़ गया, 47.9 हो गया, और ये 500 किया तो ये 1700 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ता जा रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इंडोथर्मिक को फेवर मिलता है, और ही ज़्यादा ये टूट टूट के प्रोडक्ट बनाता है। तो इसका जो है फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये इंडोथर्मिक है, ये इंडोथर्मिक। कुछ बात समझ में आई? तो जिसका इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के का वैल्यू बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो के का वैल्यू घटेगा, ठीक है। इसमें इस तरह के रिएक्शन के लिए इंडोथर्मिक, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन अगर इंडोथर्मिक है तो ऐसे कंडीशन में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के का वैल्यू बढ़ता है, टेम्परेचर घटाएंगे तो के का वैल्यू घटेगा, बिल्कुल। इस वाले केस में जब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे हम लोग तो के का वैल्यू घटता जाएगा, उल्टा रिवर्स इफेक्ट होगा। कितनी बात सुन में? तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ये दूसरा इम्पैक्ट हमने बताया। तीसरा मैं बताने जा रहा हूँ, वो तीसरा करैक्टर मैं लिखता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ उसको। ये दे रखा तीसरा पॉइंट, क्या दे रखा, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, कि जब एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है रिवर्स के लिए वो इन्वर्स होता है। क्या मतलब हुआ, उसको मैं एक एग्जांपल मतलब एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। क्या है ये, कि याद होगा हम लोगों ने अभी रिएक्शन एक लिखा था कि जब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो है आयोडीन से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ठीक है, ट्वाइस मॉलिक्यूल। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आता है वो आता है, ये इसका वैल्यू 48 आता है। ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का वैल्यू हो गया, यानी यहाँ पे रिएक्टर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो ऊपर लिख दिया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे लिख दिया। तो के फॉरवर्ड जो है ना, ये के फॉरवर्ड जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है 48 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जिस वक्त ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होंगे प्रोडक्ट भी डिसोसिएट होके रिएक्टेंट बना रहा होगा। तो अगर प्रोडक्ट डिसोसिएट होकर रिएक्टेंट बना रहा होगा तो उसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे, वो मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे, तो ट्वाइस हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये डिसोसिएट करके हाइड्रोजन और ये आयोडीन बनता होगा, ऐसे इन्वर्स करता होगा तो ऐसे बनता होगा। अगर हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड, ये बैकवर्ड हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट कहलाएगा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा, ये ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग। कितनी बात समझ में? अब इसका और उसको अगर देखते हैं तो जस्ट अपोजिट है,
जस्ट अपोजिट है। तो अगर हम लोग इसको अपोजिट कर दें या इन्वर्स कर दें, ऐसे इन्वर्स कर दें तो ऐसा हो बन जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो अगर हम लोग इन्वर्स करते हैं तो इसका भी इन्वर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, के बैकवर्ड इज इक्वल टू 1/k फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड का जो है इन्वर्स ही लिखा गया है। तो क्या देखा गया है कि ये जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो जो फॉरवर्ड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, बैकवर्ड का उसका इन्वर्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि के बैकवर्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, के बैकवर्ड का अगर मैं इसको शॉर्ट में लिख दूँ, के बैकवर्ड इज इक्वल टू 1/k फॉरवर्ड। और के फॉरवर्ड का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ 48 लिखा था, तो ये 1/48, ये के बैकवर्ड का वैल्यू आएगा 1/48। कितनी बात समझी। और ये जो है ना एक रिलेशन होता है, क्या होता है, के बैकवर्ड इंटू के फॉरवर्ड इज इक्वल टू 1, ये एक रिलेशन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है। तो क्या बताया कि जब भी कभी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम आता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का उसका इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, ठीक है। या के फॉरवर्ड इंटू के बैकवर्ड इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो अगर फॉरवर्ड का वैल्यू दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो बैकवर्ड निकाल सकते हैं, बैकवर्ड का दे रखा है तो फॉरवर्ड निकालेंगे, लेकिन वो इन्वर्स हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ, इनवर्स, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका इन्वर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये इस तरह से रिलेट करता है। ये पॉइंट समझ में आया, ये है। तो जब भी कभी हमें इक्विलिब्रियम होता है या रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो इसका रिलेशन यही आता है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड का, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड का अगर मल्टीप्लाई करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तो उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। तो ये था थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज। अगला प्रॉपर्टीज फोर्थ नंबर हम बताने जा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, नोट करिए इसको। ये अगला पॉइंट दे रखा क्या, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी किसी रिएक्शन में अगर कोई कैटलिस्ट अगर डालेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा, के पे के वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। के वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अगर कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो। कैटलिस्ट क्या करता है बेसिकली, कैटलिस्ट जो है ना फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को फास्ट कर देता है, यानी जल्दी जल्दी रिएक्शन कराने लगता है। जो रिएक्शन पहले स्लो स्लो होता था उसको जल्दी जल्दी कराने लगता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी और बैकवर्ड रिएक्शन भी। तो इक्विलिब्रियम जल्दी गेन आ जाता है, अचीव कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना बहुत जल्दी आ जाता है अगर कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो। और अगर कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते तो इक्विलिब्रियम अपने ड्यूरेशन पे आता है, जो तो जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए तो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो जल्दी से वो इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम को जल्दी से गेन करता है, लेकिन ये वैल्यू उसका बदल नहीं सकता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बदल जाएगा ऐसा नहीं होगा। हाँ, टाइम कम लगेगा, जल्दी से वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना होता है उतना प्रोडक्ट बन जाता है, टाइम कम लगता है, जल्दी से आ जाता है। कितनी बात में। अब जैसे मान लो हमारे घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है, मैं पैदल जाऊँगा या साइकिल से जाऊँगा तो मान लो 15 मिनट जाता है, तो बाइक से अगर जाऊँगा तो क्या होगा, डिस्टेंस कम थोड़ी हो जाएगा, डिस्टेंस उतना नहीं है। हाँ, थोड़े से जल्दी पहुंच जाऊंगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, मगर डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं हुआ। तो इसी तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, के का वैल्यू जो है उतना ही रहता है। कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे तो जल्दी से इक्विलिब्रियम आ जाता है, वरना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये दे रखा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैटलिस्ट का इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये समझ में बात आ गई। अगला पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं, फिफ्थ वाला जी। ये एक पॉइंट दे रखा, पॉइंट नंबर 5 दे रखा, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेल्स द एक्सटेंट टू विच रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या बताया कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं, अगर वैल्यू ज़्यादा होता है, के का वैल्यू अगर ज़्यादा होता है तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके सारे के सारे प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं, यानी प्रोडक्ट स्टेबल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट कम बनता है, कम रहता है, अनस्टेबल होता है। ये हमें इसका इन्फॉर्मेशन पता चलता है के वैल्यू से। और अगर के का वैल्यू बहुत कम है
तो क्या मतलब हुआ कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो, यानी जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं है, रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, फॉरवर्ड रिएक्शन कम है, बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो के का वैल्यू को देख के पता चलता है कि जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, कौन ज़्यादा बन रहा है, कौन स्टेबल है, इक्विलिब्रियम के टाइम पे कितना किसका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है। ठीक है, प्रोडक्ट का ज़्यादा कंसंट्रेशन है या रिएक्टेंट का ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ठीक है, और कई सारे पॉइंट्स हमने इसमें बताए, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम भी है, छोटी छोटी बातें हमने बताया। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते, इतने पॉइंट्स पे कंटिन्यू रखेंगे अगले क्लास में। ओके।